सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका मंजू शर्मा आज आपको पाठ 6 टूटती मर्यादाएं पाठ का अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं सदानंद जी। सदानंद जी ने समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया है कि आज के परिवेश में व्यक्ति कैसे कैसे कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का लालच उच्च आसन पर विराजमान है, अर्थात ऊंचे आसन पर विराजमान है। व्यक्ति इस समाज में रहते हुए स्वार्थी बन गया है। हर एक व्यक्ति स्वार्थी बन गया है। वह अपनी हानि और लाभ को नहीं देख पा रहा है। बच्चों, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति धन के अभाव में आकर धन का लालच उसे इतना बढ़ गया है कि वो सारे रिश्ते नातों को तोड़ता चला आ रहा है। सारे रिश्ते नाते उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। जैसे माँ, बाप, भाई, बहन, जितने भी उसके रिश्ते हैं उनमें कमी आ रही है, अर्थात वे रिश्ते नाते टूटकर बिखर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कहा है कि ऐसे ही उनके साथ भी होता है। तो उन्होंने प्रस्तुत पाठ में सारा वृत्तांत बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी माताजी, पिताजी और भाई ने उनके साथ धन का झूठा यानी कि संपत्ति का झूठा मुकदमा चलवाया और झूठे मुकदमे में उन्हें जेल भेजने की तैयारी की। तो वो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं और उनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है। लेखक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वो इन बातों को अधिक महत्व देते थे और किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करते थे। दूसरे के दुख को ही वो अपना दुख समझते थे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि व्यक्ति को कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि वह धन के लालच के अभाव में आकर अपने रिश्ते नातों और अपनी परंपरा को भूल जाए। व्यक्ति को नेक कार्य करने चाहिए और जो उन्होंने कहा है कि जो मर्यादाएं बनाई जाती हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ आइए अब हम प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस संपूर्ण घटना ने मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया था। जो लेखक हैं उनके अंतर्मन को, मन जो था उनका, उसको झकझोर दिया था। और टूटती मर्यादाओं को देख, जब मर्यादाएं टूट रही थी तो लेखक ने लेखनी में पिरोने का निश्चय किया। लेखक जो थे उन्होंने लेखनी में पिरोने का निश्चय किया और यह आपके सामने प्रस्तुत है। जो पाठ है ये आपके सामने प्रस्तुत है कि उनके जीवन काल में क्या क्या हुआ। महीनों से तारीखें लग रही थी, जो महीनों से तारीखें जो हैं लग रही थी। आज फिर तारीख लगी थी, फिर जो अगले दिन तारीख लगी थी। कई महीने से मुकदमा चल रहा था और प्रत्येक अगले सप्ताह के लिए तारीख लग जाती थी। लेखक के साथ जो मुकदमा चल रहा था वो कई महीनों से चल रहा था और तारीख पर तारीख लग जाती थी। वो तारीख मुकदमा किसने चलाया था? उनकी माताजी, भाई व पिताजी ने उनके साथ मुकदमा चलाया था। वह हर तारीख से पहले दिन वकील साहब के यहाँ अगले दिन की मालूमात के विषय में अपनी शंका के समाधान हेतु जाता। जो तारीख लगती थी तो उस तारीख को जानने के लिए, मालूम करने के लिए
अगले दिन अपनी शंका जो जैसे शंका होती है, संशय होता है, किसी को दुविधा होती है कि ये कार्य हमारा हो सकता है नहीं, तो वो अपनी शंका मिटाने के लिए वहां समाधान करने के लिए जाते थे। वकील साहब कोई तसल्ली बख्श जवाब न देते थे। वकील साहब जो थे कोई तसल्ली बख्श जवाब उनको देते नहीं थे, लेकिन वो जाते जरूर थे एक दिन पहले। फिर भी वह किसी निश्चित समाधान और सत्य की जीत का विचार लिए घर लौट आता। वो जो थे उनके मन में यह आशा रहती थी कि मेरी ही जीत होगी, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, और विचार कर वह घर लौट आते थे। उसके मन रूपी सागर में उठते ज्वार भाटा को कहीं ठौरना था। उनके मन में जैसे सागर होता है, समुद्र होता है, उसमें ज्वार भाटा देखिए आपने, जैसे कि भूकंप आता है उसमें लहरें आती हैं, उसके लिए आया है। तो ऐसे ही उनके मन रूपी सागर में उठती थी। अपनी दशा पर उसे लगता कि जैसे सारा जमाना उसके दुख को देखकर मन में ठंडक का अनुभव करता हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारा जमाना उनको देख रहा है और अपने मन में वो ठंडक का अनुभव कर रहा है। उनको देखकर ऐसा महसूस उनको हो रहा था। आस पड़ोस, सगे संबंधियों और जानकार की दृष्टि में वह धूर्त इंसान था। कैसा इंसान था? आस पड़ोस और सगे संबंधियों में जानकारी की दृष्टि में कैसा व्यक्ति था? वो धूर्त, बहुत ज्यादा बेकार आदमी, इंसान। इसका कारण था कि उसका मुकदमा अपने पिता, माता और भाई के विरुद्ध था। इसका कारण भी आपको पता है। जो सगे संबंधी पड़ोसी थे वो इसलिए समझते थे क्योंकि उनका मुकदमा जो है सगे भाई और माता और पिताजी के विरुद्ध चल रहा था। भला माता पिता से कभी कोई मुकदमा लड़ता है? जो लोग थे वो उनको ये कहते थे कि अपने सगों से कोई मुकदमा लड़ता है, बस लोगों की तीक्ष्ण दृष्टियां उसे इसी कारण देखती रहती थी। लोगों की तीक्ष्ण दृष्टियां, जो जैसे तीक्ष्ण दृष्टि कैसी होती है? बहुत तेज निगाह से देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं किसी व्यक्ति को कि इन्होंने ये कार्य किया है। तो ऐसे ही लोग उसको इतनी तीक्ष्ण दृष्टि से देखते थे, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उस समय का पालन करने में उसकी सर्वाधिक शक्ति व्यय होती थी। जैसे कोई निठल्ले होते हैं, उनके लिए तो समय कुछ वो मायने रखता नहीं है, लेकिन लेखक को समय का पालन करने में उनकी बहुत ज्यादा शक्ति व्यय होती थी। कचहरी का 10 बजे खुलने का समय था, जबकि काम शुरू होते होते 11 बज जाते थे। काम शुरू होते होते कितने बज जाते थे? 11 बज जाते थे। भला समय पर कोई अपना काम संभाल ले तो क्या उसकी सरकारी कर्मचारी होने का गुमान हो सकता है? जैसे वो कह रहे हैं कि समय पर कोई अपना काम अगर जो व्यक्ति संभाल ले, समय का पंचुअल हो जाए, तो क्या उसको कोई गुमान हो सकता है? अहंकार हो सकता है? घमंड हो सकता है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेखक अपने मन में जो है कल्पना करते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। अब आगे देखिए बच्चों, जो जितना लेट लतीफ वह उतना ही बड़ा और उसके उतने ही अधिक खुशामदगी। खुशामदगी का मतलब होता है जैसे किसी की रिक्वेस्ट करते हैं, किसी के कार्य करने के लिए कहते हैं, बार बार उससे बार बार प्रयत्न करते हैं, तो वो होती है खुशामदी। अर्दली 10 बजे के बाद आएगा तो क्लर्क उसके बाद, अर्दली आएगा 10 बजे तो क्लर्क जो है वहां का उसके बाद आता है। और हर एक दूसरे से बड़ा अधिकारी एक दूसरे के बाद, जितना बड़ा अधिकारी था वहां पर वो उतनी ही लेट आता था। 11 साढ़े 11 बजे जाकर कोरम पूरा होता और फिर आवाजें लगती हैं और अगली तारीख वितरित कर दी जाती है। आवाजें लगती हैं और अगली तारीख जो है वितरित कर दी जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, तारीख पर वह तो 10 बजे से पहले ही अपने वकील के बस्ते पर पहुंच जाता। वे समय के इतने पंचुअल थे, टाइम के इतने पाबंद थे
कि वो पहले ही 10 बजे से पहले ही अपने वकील के बस्ते पर पहुंच जाते थे, जहां पर उनके वकील थे। 10:15 बजे मुंशी आता और लगभग 11:15 बजे वकील साहब। 10 बजे तो मुंशी आता था और लगभग 11:15 बजे वकील साहब आते थे। वह उन्हें नमस्ते करता, वे व्यापारिक मुस्कान के साथ कहते, जो मुस्कान उनको मतलब अंदर ही अंदर जो है वो कहते, आप कोर्ट पहुंचो, नाम बुलाए जाने पर मुझे बुलवा लेना। यानी कि वो कहते कि उनके वकील साहब कहते कि जब नाम बुलवाया जाएगा तो आप मुझे जरूर बुलवा लेना। उसे वकील साहब के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर अचरज तो न होता, उसे वकील साहब के इस गैर जिम्मेदारी वाला जो थे उस पर अचरज तो नहीं होता था, आश्चर्य तो नहीं होता। अचरज का मतलब आश्चर्य तो न होता, परंतु यह अवश्य लगता वह जिन लोगों के बीच फंसा हुआ है ये उसके आदर्शों की सिलाई उधेड़ने वाले लोग हैं। तो वो कह रहे हैं अब कि आदर्श क्या होता है, जो आदर्श ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए आया है कि आदर्शता की जो सिलाई उधेड़ रहे हैं ये, बाकी कुछ नहीं कर रहे, उनको बहुत ज्यादा उन पर गिलानी होती थी। किसको? लेखक को। इन्हें अपने मुवक्किलों से केवल पैसा चाहिए, जो उनके कस्टमर हैं उनको जो है पैसा चाहिए सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। ये एक दूसरे के बाद तारीख लगाते रहते हैं। मुवक्किलों के हितों को इन्होंने खूंटी पर टांगा हुआ है। खूंटी क्या होती है? जैसे कि हुक होते हैं और उन पर जैसे कपड़े टांगने वाली होती है खूंटी, उसको बोलते हैं, साधारण भाषा में पहले बोलते थे, लेकिन उसके लिए ही उन्होंने इस पाठ में प्रयोग किया है, खूंटी पर टंगा हुआ। जैसे कि ऐसे लग रहा है उनको कि इन्होंने जो हित है कि व्यक्ति का वो तो खूंटी पर टांगा हुआ है और ये बस सिर्फ पैसों के लिए ही कार्य करते हैं। तभी मुंशी जी कहते, लाओ थोड़े पैसे जमा करवा दो। तभी मुंशी जी कहते, लाओ थोड़े से पैसे जमा करवा दो। और वह अनमना होकर 100 रुपए का नोट मुंशी जी को देकर अदालत का रुख कर लेता। मुंशी जी को 100 रुपए का नोट देता था। कौन देते थे 100 रुपए का नोट? जो लेखक थे वो 100 रुपए का नोट देते उनको और अदालत का रुख कर लेता। प्रारंभ में अदालत के सामने खड़े होने से उसे डर लगता था। प्रारंभ का मतलब होता है पहले उनको जो है अदालत का रुख करते हुए डर लगता था, वहां पर पेश होते हुए डर लगता था। उनको ऐसा लगता था कि कोई मुझे क्या कहेगा, न जाने लोग क्या कहेंगे। वो अब कह रहे हैं कि न जाने लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वहां खड़ा हुआ निरपराध भी अपराधी ही माना और समझा जाता है। देखो बच्चों, कोर्ट जो है, कचहरी जो है, एक ऐसा स्थान होता है तो वहां पर निरपराध व्यक्ति भी अपराधी ही माना जाता है। जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया वो भी लोग उसको भी शक की दृष्टि से देखते हैं कि इसने अपराध क्या होगा। तो वो सब बातें वो सोच रहा है अपने मन में। बेंच खाली होती तो उस पर बैठ जाता। लेखक जो थे, बेंच खाली होती थी तो वहां पर बैठ जाते थे और जगह नहीं होती थी तो वहां पर बैठते नहीं थे। अन्यथा खड़ा होकर दूर तक की गतिविधियों को अपना साक्षी बनाता। अन्यथा वो खड़ा होकर ही दूर से ही उन गतिविधियों को देखते रहते थे और उन गतिविधियां क्या होता है, जो वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, जो वहां पर कोर्ट में पेश किए जा रहे थे व्यक्ति, तो उनको वो देखते रहते थे और साक्षी बनाता है। यानी कि उनको साक्षी का मतलब होता है जैसे कि हम किसी को साक्षात रूप में देख रहे हैं। वहां उपस्थिति देते समय उसे लगता कि पृथ्वी पर शायद यही नरक है। उन्हें लगता था कि यदि पृथ्वी पर कहीं नरक है तो यही है। सब लोग अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में होते हैं। सभी लोग जो हैं अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में होते हैं। वो उनको मन में आ रहा है कि मैं गलत लोगों के बीच में फंसा हुआ हूँ और वो कल्पना कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ गलत लोगों के हाथों में फंस गया हूँ और इस पृथ्वी पर कहीं नरक है तो सिर्फ यहीं पर है, कचहरी कोर्ट में।
क्योंकि लेखक जो थे वो एक ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आप न्यायालय बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे। और देखिए आगे देखिए, आवाज लगाने वाला अर्दली यमदूत से कम न लगता था। जो आवाज लगाता था वो यमदूत से किसी से कम नहीं लगता था, उनको एक यमदूत दिखाई देता था। वो जो आवाज लगाता था उसका रुतबा किसी भी दंडकारी से कम न था। उसका रुतबा जो था वो किसी दंडकारी से कम न था। उससे कोई कभी जानकारी प्राप्त करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता तो वह किसी विधि विशेषज्ञ और पद के रुतबे की हैसियत से बात करता। अगर जो कोई भी व्यक्ति वहां पर उससे कोई जानकारी प्राप्त करता था तो वो ऐसा लगता था जैसे कि एक विशेषज्ञ हो, किसी चीज को जानने वाला हो, वो पूरी जानकारी रखता हो और उसी की हैसियत से वो बात करता था। आगे देखिए, ऐसा लगता कि यदि अपनी पर आ गया तो 4-6 महीने के लिए अंदर करवा देगा। और उनको ऐसा लग रहा था अगर जो वो अपनी बात पर आ गया तो वो 4-6 महीने के लिए अंदर करवा देगा। दोपहर को और बड़ा अर्थदंड लगवा देगा, बहुत ज्यादा अर्थदंड देगा। दोपहर को बहुत तेज भूख लगती थी उनको, क्योंकि वो सुबह ही चले जाते थे बच्चों, 10 बजे से पहले ही। 2-3 चने बेचने वाले वहां नियमित रूप से आते रहते थे। 2-3 चने बेचने वाले क्या आते थे, वो नियमित रूप से वहीं पर आते थे। उनसे चने लेकर खाता और सोचता कि जीवन की हर घड़ी हर पल अनपेक्षित है। और जब वे बार बार यही सोचते रहते हैं कि जीवन की हर घड़ी अनपेक्षित यानी कि बेकार है, जो हर घड़ी जीवन की है वो बेकार है। उनको तरह तरह की मन में विचार आ रहे हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और देखिए, रहस्य बना रहता। जो माँ अपने स्तन से अमृत से बालक को जीवन प्रदान करती है। देखो, माँ का दूध जो होता है बच्चों वो एक अमृत से कम नहीं होता है। अब देखिए, जो माँ अपने स्तन से अमृत से बालक को जीवन प्रदान करती है। जो बच्चों माँ का दूध अमृत के समान बताया मैंने, तो वो बालक को जीवन प्रदान करती है। उसका क्या कार्य होता है, जीवन प्रदान करना होता है। वहीं कचहरी में झूठी शान कायम रखने के लिए सारी मर्यादाओं को छीन छीन कर सकती है। अब वो कह रहे हैं कि वहीं पर जो है वो सारी मर्यादाएं उल्लंघन कर यानी कि हटा करके उनको छीन छीन करके अलग अलग करके वो क्या मतलब वो कोर्ट में पेश कर सकती है। पिता जो अपनी उंगली थामकर बालक को चलना सिखाए। पिताजी का क्या कार्य होता है, कभी कभी घुमाने भी ले जाते हैं, आपके पापा भी ले जाते होंगे, तो चलना सिखाए। वही अपने अहंकार की तृप्ति के लिए बेटे को जेल भेजने और उसकी संपत्ति हड़पने को आतुर हो सकता है। वही व्यक्ति जो है वो संपत्ति अहंकार के कारण अपनी तृप्ति यानी कि तृप्ति का मतलब अपनी संतुष्टि के लिए बेटे को जेल भेजने की संपत्ति हड़पने का आतुर हो सकता है। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि ये कैसी माता हैं और कैसे पिता हैं जो अपने अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मेरे जो मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। वह भाई जिसके सुनहरे भविष्य के सपने देख उसके प्रति हर वह बात करने का प्रयत्न किया जो केवल उसके हित में थी, आज माता पिता के साथ षड्यंत्र रचकर भ्रात धर्म का निर्वाह कर रहा है। माता पिता के साथ मिलकर जिसके सुनहरे भविष्य का जिसके अच्छे भविष्य का मैंने सपना देखता था, वो ही भाई आज मिलकर के भ्रात धर्म का निर्वाह कर रहा है। वही मेरे साथ षड्यंत्र रच रहा है, वही मेरे साथ कहानियों को रच रहा है। वो कह रहे हैं। आगे देखिए, जीवन में कब आपकी आस्तीन में सांप निकलकर आपको डसने के लिए जीभ लपा ले। वो अपने जीवन में कह रहे हैं कि इस जीवन का कुछ भी नहीं पता है, कब व्यक्ति को क्या परेशानी आ जाए और आपको इल्म नहीं हो सकता। आपको पता भी नहीं रहेगा कि क्या परेशानी कब आ जाए। भविष्य का कुछ पता नहीं होता ना बच्चों, कुछ भी नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। यही संसार है। वो कह रहे हैं कि यही एक संसार है जो नहीं हो सकता,
जो नहीं होना चाहिए वही यहाँ होता है। जो नहीं होना चाहिए और जो नहीं हो सकता है वही सब यहाँ पर होता है। मर्यादाएं बनाई जाती हैं। मर्यादाएं तो सिर्फ बनाई जाती हैं और समाज में मर्यादाओं को बनाया जाता है कि उनमें कोई सुरक्षित रह सके। मर्यादाओं को इसलिए बनाया जाता है कि वे मर्यादाएं, उन मर्यादाओं में व्यक्ति सुरक्षित रह सके, अपने रिश्ते नातों को कायम कर सके। लेकिन वो ही मर्यादाएं जो हैं परंतु उन्हें तोड़ने वालों की कमी नहीं है। लेखक कह रहे हैं आगे, परंतु उन्हें तोड़ने वालों की आज के वर्तमान परिवेश में जो है कमी नहीं है। जब भी अर्दली आवाज लगाने बाहर आता, सभी उपस्थित जन चौकन्ने हो जाते। जब अर्दली आता था आवाज लगाने के लिए तो सभी जो है चौकन्ने हो जाते। जिनके नाम पुकारे जाते वे भीतर चले जाते, और जिनके नाम पुकारे जाते थे वो भीतर चले जाते थे। भीतर का मतलब अंदर चले जाते थे। थोड़ी देर में बाहर आ तेजी से वापसी के लिए लपक लेते, और वो थोड़ी देर में जो है वापसी के लिए लपक लेते थे। फिर आवाज लगाने अर्दली आता, फिर सब चौकन्ने हो जाते। बार बार जो है अर्दली आते थे और बार वो बाहर आते जाते रहते थे। यही कार्यक्रम जो है चलता रहता था। अब देखिए, नजरों में वहां बैठा खड़ा हर फरियादी गुनाहगार था। उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बैठे हुए और खड़े हुए जितने भी हैं वो सब गुनाहगार हैं। उन्होंने कोई ना कोई गुनाह कर रखा है, ऐसा महसूस होता था सबको देख करके। परंतु हर फरियादी को अपनी गुदड़ी में छिपा हुआ दुख स्वयं ही मालूम था। परंतु अपनी गुदड़ी में छिपा हुआ, अपने अंदर, गुदड़ी यानी कि अपने मन में छिपा हुआ दुख स्वयं ही व्यक्ति को मालूम रहता था कि मुझे क्या दुख है। आगे देखिए, छिपा दुख स्वयं ही मालूम था। वह पूर्णता और पूर्ण रूप से स्वयं को उस परम सत्ता के अधीन सौंप उसका खेल देखने को ठंडी आह भरकर शून्य में निहारता। लेकिन वो अंदर ही अंदर पूर्ण रूप से क्या करता था? कूड़ता था। कुड़न होती थी उसको, अंदर ही अंदर उसको दुख प्रकट होता था। कुड़ना यानी कि दुख, अंदर ही अंदर उसको दुख प्रकट होता था और स्वयं को परम सत्ता के अधीन सौंप कर वो ऐसा हो जाता था, फिर शून्य हो जाता था, फिर नॉर्मल जिसको बोलते हैं, फिर शून्य हो जाता था। और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, और ये लोग मेरे, ये जो हैं कोर्ट के जो अर्दली हैं, वकील हैं, यहाँ पर कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आगे देखिए, कोई फरियादी कभी हंस भी देता, परंतु उस हंसी के में खुलापन न होता था। कोई फरियादी जैसे हंस देता था तो उस हंसी में उनका जो है खुलापन नहीं होता था। जैसे कहीं जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, परतंत्र होते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसे ही वो हंसते थे तो खुला नहीं हंसते थे, खुलापन नहीं होता था हंसी में। लगता था कोई देख रहा है, वे ऐसा महसूस होता था उनको कि जैसे कोई देख रहा है। यदि हंसने का प्रयत्न किया तो इसे अधिक दुख भोगने होंगे। यदि उसने हंसने का प्रयत्न किया तो उससे अधिक दुख भोगने होंगे। बेचारे को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह चुप हो जाता। बेचारे को अपनी गलती का शीघ्र ही एहसास हो जाता, एकदम ही एहसास हो जाता, और वो हंसना बंद कर देता। और उसे ऐसा महसूस होने लगता कि अगर जो हम बोले तो हमें और भी दुख जो है भोगने पड़ेंगे। वह इन सभी गतिविधियों का मूक दर्शक पत्थर सा बैठा था। मूक दर्शक चुपचाप, मूक दर्शक क्या होता है? जो बिल्कुल मौन अवस्था होती है, किसी से बोलना नहीं। तभी अदालत में लंच हो गया। 1 घंटे के लिए सबकी उत्सुकताएं चौकन्ने पर तुषारपात हो गया। जो सब लोग 1 घंटे का वहां पर लंच हो जाता है और सब जो थे, सबकी उत्सुकताएं जो बढ़ रही थी कि अब हमारा नंबर आएगा, इनके बाद ये होगा वो होगा, तो सब जो है शांत हो जाते हैं। अभी तक उसका नाम नहीं पुकारा गया था, अभी तक जो है उनका नाम ही नहीं आया था। वो सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे नाम बोले जाने पर। उसने 2 रुपए के चने लिए और वहीं बेंच पर बैठकर खाने लगा। उसने जो थे 2 रुपए के चने लिए, क्योंकि उनको
जो उनको भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने चने लिए और वहीं पर बैठकर खाने लगे। बच्चों, जो मैंने आपको अध्ययन कराया है उसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और एक बार आप पाठ को पुनः अभ्यास जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।